आगे बढ़ेंगे और असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस दौरान प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने पूरे मामले की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी। बैठक में सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ के साथ ही डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की तारीफ की। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी यूपी पुलिस और एसटीएफ की तारीफ की। इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर, लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। वहीं यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी एसटीएफ की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया कि मिट्टी में मिला दिया, एसटीएफ टीम को बधाई। हालांकि विपक्षी दलों ने असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। शुरुआत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की और एनकाउंटर को फर्जी करार दे दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के और हालिया एनकाउंटर्स की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। अखिलेश के बयान पर योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया। अखिलेश के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा कि जब जब किसी अपराधी आतंकी माफिया पर प्रहार होता है, तब तक एक व्यक्ति उनके समर्थन में जरूर खड़ा हो जाता है। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी असद अहमद और गुलाम के एनकाउंटर पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। मायावती ने ट्वीट किया कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जाँच जरूरी। उधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी नेताओं को नसीहत दी कि वो कानून का राज स्थापित करने की राह में बाधक न बने। हाथ जोड़ करके विनती विपक्ष के नेताओं से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक न बने, उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज की स्थापना में बाधक न बने। उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां आज भी उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, कृपया ऐसा न करें। आपके राज में जो माफिया पुष्पित पल्लवित हुए थे, उनको अब उत्तर प्रदेश में अपराध करने की कोई छूट नहीं है। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर चल रही सियासी बयानबाजी में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री ले ली है। उन्होंने एनकाउंटर में भी मजहब का एंगल ढूंढ निकाला और बीजेपी पे मजहब के आधार पर एनकाउंटर करने का आरोप लगा दिया कि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को, नहीं मारोगे अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि जब गोली से इंसाफ होगा तो कानून किस लिए है। एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। इस बीच अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने यूपी एसटीएफ की टीम को 51,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की और कहा कि यूपी में माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं, तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। और एसटीएफ वाले को हमारे तरफ से 51,000 का इनाम है और जो लोग अभी बचे हैं उनकी भी इनकाउंटर होना चाहिए। यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं। 49 दिन पहले उमेश पाल की हत्या के सबसे बड़े आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी और असद भी लगातार पुलिस से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहा था। हम आपको बता दें कि अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद असद ही पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। असद ने लखनऊ में अपना ठिकाना बना रखा था और वहीं से आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। हत्या, अपहरण और वसूली के मामलों में वांटेड असद पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। जानकारी के मुताबिक असद को फायरिंग और अपराध की दुनिया में उतरने की ट्रेनिंग उसके चाचा अशरफ ने दी थी। असद को महंगी गाड़ियों, महंगी घड़ियों का शौक था और वो हमेशा लग्जरी गाड़ियों से ही चलता था।
उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आज कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज में सीजेएम की अदालत में पेश किया गया, जहां मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों की रिमांड दी। हालांकि अतीक और अशरफ के वकीलों ने रिमांड का विरोध किया। अब 17 अप्रैल को दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड के दौरान यूपी पुलिस दोनों भाइयों से उमेश पाल मर्डर मामले में पूछताछ करेगी। इससे पहले जब दोनों भाइयों को पुलिस एक साथ कोर्ट लेकर पहुंची थी तो वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया था। उमेश मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद से पूछताछ के लिए यूपी पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अतीक और अशरफ से पूछताछ के लिए पुलिस अफसरों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। पुलिस की तरफ से दोनों भाइयों से पूछताछ के लिए 200 सवालों की लिस्ट भी तैयार की गई है। 3 शिफ्ट में यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद और अशरफ अहमद से पूछताछ करेगी। यूपी पुलिस के अफसरों की स्पेशल टीम उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े राज निकलवाने की कोशिश करेगी। साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स के ठिकानों के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। अतीक अहमद से पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में भी सवाल किए जाएंगे। जिस माफिया अतीक अहमद के नाम की प्रयागराज में तूती बोलती थी, उस अतीक को आज सीजेएम कोर्ट में जिल्लत का सामना करना पड़ा। बोतलें फेंकी गई। लोगों की ओर से निशाना बनाए जाने की कोशिश के बीच अतीक को पुलिस ने कवर देते हुए तुरंत वैन में बिठाया। आम लोगों के साथ साथ वकीलों ने भी अतीक और अशरफ के खिलाफ कोर्ट परिसर में भड़ास निकाली। अतीक के खिलाफ वकीलों ने भी नारेबाजी की। कोर्ट के बाहर अतीक को देखकर वकीलों ने विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए, साथ ही अपशब्दों का प्रयोग भी किया। इस दौरान सीजेएम कोर्ट में योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अतीक अहमद की रिमांड कॉपी से एक बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस ने ये कहकर कोर्ट से अतीक का रिमांड मांगा कि वो पाकिस्तान से हथियार खरीदता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर से अतीक अहमद का संबंध है। पाकिस्तान के ड्रोन से पंजाब में गिराए जाते थे हथियार और ड्रोन से गिराए गए हथियारों को खरीदता था अतीक अहमद। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक अतीक के पास हथियारों का जखीरा है और पुलिस रिमांड के दौरान अतीक अपने हथियारों को बरामद करा सकता है। इससे पहले बीती रात उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया था, जहां आज सुबह कोर्ट में पेशी से पहले उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद अतीक अहमद का चेकअप करने के लिए नैनी जेल में 2 डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स की जांच में पता चला कि अतीक का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने अतीक को ब्लड प्रेशर की दवाई दी। वहीं अतीक ने चेकअप करने वाले डॉक्टर को बताया कि बैरक में बहुत गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से वो रात में केवल 2 घंटे ही सो पाया। वहीं नैनी जेल पहुंचते ही अतीक ने जेल प्रशासन से अपने बेटे अली अहमद से मिलने की गुजारिश की। उसने जेल प्रशासन से कहा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे बेटे अली से मिलवा दिया जाए। अतीक ने कहा कि पता नहीं कि अब वो बेटे का चेहरा दोबारा देख पाएगा या नहीं। जेल प्रशासन ने अतीक को बताया कि नियम के मुताबिक उसे अली से नहीं मिलवाया जा सकता। कोर्ट में सरेंडर के बाद अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में ही बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम प्रयागराज में रियल एस्टेट डेवलपर संजीव अग्रवाल के सिविल लाइंस वाले घर पर पहुंची। इसके साथ ही ईडी की टीम ने अमित दीप मोटर्स के मालिक दीपक भार्गव के घर पर भी छापेमारी की। आरोप के मुताबिक दीपक ने अतीक के पैसों को अपने शोरूम में निवेश किया था। जांच एजेंसी ने अतीक अहमद के अकाउंटेंट सीताराम के यहाँ भी छापा मारा। यहाँ ईडी को कई शेल कंपनियों की जानकारी मिली। छापेमारी में ईडी ने 75 लाख रुपए कैश बरामद किया। इसके साथ ही विदेशी नोट और 200 बैंक खातों के दस्तावेज भी बरामद किए गए। जांच एजेंसी को 50 फर्जी कंपनियों का भी पता चला, जिनका उपयोग अतीक उगाही और दूसरी आपराधिक गतिविधियों से कमाए पैसों को निवेश करने के लिए करता था। छापेमारी में 50 करोड़ रुपए के नकद लेन देन का पता भी चला। प्रवर्तन निदेशालय को छापेमारी में अतीक के करीबियों के नाम से ली गई 100 संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले। एजेंसी को इन संपत्ति में अतीक की बेनामी संपत्ति होने का संदेह है।